Hello my dear students, myself Ramman Gupta and I welcome you on our YouTube channel O.Ramman Physics Classes. Today we are going to do fourth lecture from magnetic effect of electric current and today's topic is Fleming's left hand rule. लेकिन Fleming's left hand rule से पहले हमें कुछ और भी पढ़ना है. That is हमारे जो फराडे हैं, तो फराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने कुछ उसके बारे में हमें बताया था. तो सबसे पहले हमें वो करना है. उससे पहले भी हम एक चीज समझते हैं इसको, फराडे के एक्सपेरिमेंट को इजीली समझने के लिए. जैसे हमने एक चीज नोट की थी, जब एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब मान लो एक वायर है करंट कैरिंग, तो ऑरेस्टेड ने ये बताया था हमें कि करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये हमें पता चल गया था. अब जब हम उसके पास कंपास लेके आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपास है उसके अंदर जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है, जो उसमें निडल लगी हुई है, वो छोटी सी मैग्नेट ही होती है और वो फ्री होती है इधर से उधर मूव करने के लिए. तो जब हम उसको कंपास को लेके आते हैं उस वायर के पास में, करंट कैरिंग वायर के पास में जब लेके आते हैं तो वो कंपास मूवमेंट करती है. तो यहां बात समझ में आ रही है कि जब हम एक करंट कैरिंग वायर को जब एक, यानी कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और जो एक कंपास है उसके अंदर एक मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो जो हमारी जो नॉर्थ साउथ वाली निडल है वो मूव कर रही है. ठीक है, अगर उस निडल की जगह पे अगर हम मैग्नेट रख दें और उस करंट को अगर बढ़ा दें इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक जो करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेट जो हम रखेंगे अब कंपास की जगह वो भी मूव करेगी. समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब कोई मैग्नेट मूव करने मतलब कर सकती है फ्रीली, तो वो मूव कर रही है. अगर हम यहाँ पे, क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने हमारे ने बोला है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या बोला उन्होंने, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर मैग्नेट यहाँ मूव कर रही है वायर की वजह से, तो अगर हम वायर को फ्री कर दें और मैग्नेट को फिक्स कर दें तो इसका मतलब ये वायर भी मूव कर सकता है. ऑब्वियस सी बात है, तो ये वायर भी मूव करेगा. वही चीज हमें यहाँ पे फराडे ने बताई है. तो फराडे के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. बस सिंपल सी बात है. अब हमने क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो वो उस पर एक फोर्स लग रहा है. ठीक है, यही बात ना 1821 में फराडे ने हमें बताई, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है ये. When a current carrying conductor is placed in magnetic field, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने. ठीक है, तो जैसे ही हमने रखा, अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर. इसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये मूव करता है, अपनी जगह से हटता है. ध्यान से समझो, जब इसको एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसकी वजह से वो मूव कर रहा है. ये बात हमें फराडे ने बताई. अब इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने नाम दिया किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. तो यही हमें किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को अभी समझना है. तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में क्या सेटअप बनाया उन्होंने, तो एक मैग्नेट यू शेप मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक पूरा सर्किट लिया, एक ऊपर से वायर को नीचे हैंग किया, लटकाया, और ये नीचे मरकरी ली. मरकरी लिक्विड होती है तो इसमें से वायर इजीली मूव कर सकता है, और नीचे यहां से ये मरकरी में दूसरा कनेक्ट कर दिया जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाए. अब जैसे ही हमने की ऑन की, ध्यान से समझना, जैसे ही हमने की ऑन की, यहां पे जैसे ही की ऑन करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो वायर हमारा बी से बी डैश पे शिफ्ट कर जाता है. जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे, जैसे ही की ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो वायर हमारा बी पॉइंट से बी डैश पे शिफ्ट कर जाता है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाता है. ठीक है, अब जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गया तो यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट हो गया. सर्किट इनकम्प्लीट यानी करंट फ्लो बंद. करंट फ्लो बंद तो फोर्स लगना बंद. फोर्स लगना बंद तो वापस आएगा अपनी जगह पे. तो जैसे ही ये फिर वापस आया तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, मरकरी में आ जाएगा वापस फिर से. अब जैसे ही फिर सर्किट कंप्लीट, फिर से बाहर जाएगा. ये समझ आ रही है बात? तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हम की को ऑन रखेंगे. हमने जैसे ही की को ऑफ किया वैसे ही वो वायर मूव करना बंद कर देगा. क्लियर है एवरीवन? अब हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं. कंक्लूजन पे क्या समझ आता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो फोर्स लग रहा है इस वायर के ऊपर, जो इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के. मतलब यहां ध्यान से समझने वाली बात है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर थे. मतलब जैसे मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वायर हमारा ऐसे लटक रहा था और वायर ऐसे लटक रहा था तो वो ऐसे मूव कर रहा है.
ठीक है, आगे पीछे हो रहा है। तो यहां से समझने वाली बात यह है कि जो हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों चीज, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका कंक्लूजन किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का ये है। लेकिन कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। When wire is placed to magnetic field, मतलब कुल मिला के when wire is parallel to magnetic field, अगर हमने मान लो वायर को, जो वायर है हमारा, हमने इसको पैरेलल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स एक्ट्स। समझने वाली बात है, अगर हमने वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया तो उस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तभी लगेगा जब परपेंडिकुलर होगा, और वो भी वही मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस टाइम पे। अगर हमने परपेंडिकुलर नहीं रखा, जैसे जैसे एंगल गिराते गए वैसे वैसे हमारा फोर्स भी कम होता जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स, यहां पे समझने वाली बात है। जो अभी मूवमेंट बी टू बी डैश हो रहा है, अभी ये बी पे से बी डैश पे जा रहा था, मतलब लेफ्ट टू राइट। अब ये राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। कब? जब हम रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट, या तो इसको नॉर्थ इसको साउथ कर दें, इसको रिवर्स कर दें, या फिर पोल्स को हम, मतलब जो हमारे नेगेटिव पोल और पॉजिटिव हैं इनको चेंज कर दें, मतलब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव ले लें। उस सिचुएशन के अंदर भी इसकी हम जो मूवमेंट है, फोर्स है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। आई होप कि ये आपके समझ आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे अच्छे से समझने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। फिर हम करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आई होप कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत क्यों पड़ रही है वो हमें समझना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत पड़ती है डायरेक्शन पता करने के लिए, क्योंकि उसमें हमने देखा था, तो उसमें क्या था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, तो उनका डायरेक्शन पर्टिकुलरली पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो इसी का सबसे बड़ा यूज होने वाला है अभी। तो इसमें सबसे पहले हमें एक दो बातें ध्यान रखनी है। दिस इज कॉल्ड फोर फिंगर, दिस इज कॉल्ड मिडिल फिंगर एंड दिस इज कॉल्ड थंब। तो इसी तीनों फिंगर्स का यूज होने वाला है अभी। तो देखते हैं क्या कहते हैं फ्लेमिंग भाई साहब। एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट योर फोर फिंगर, मतलब दिस वन, फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हो गई हमारी फोर्थ फिंगर, डायरेक्शन कौन सा पॉइंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है। एंड सेंटर फिंगर टुवर्ड्स करंट, और जो सेंटर फिंगर है वो करंट यानी कि नीचे की तरफ। अब हमारा करंट एंड थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो थंब है वो हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पे फोर्स का या मोशन का डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मतलब फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, center finger points the direction of current and thumb points the direction of force. Four finger ये वाली उंगली, four finger magnetic field, center finger current और thumb हमारा force या motion का direction बताता है। ये जो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं ये बहुत ही सिंपल है। फिर से देखो इसको, फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। ठीक है, और ये चीज देखो कि तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यही फराडे ने अभी फराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था। अब इसकी जरूरत स्पेशली हमें पड़ेगी इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए और इलेक्ट्रिक मोटर को आप आगे पढ़ सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। सो आई होप कि ये आपकी समझ आया होगा, आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड तो अगर आप लोग ये सब समझें तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इसके अलावा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि वो लोग भी देख सकें और पढ़ सकें अच्छे तरीके से, और जिससे कि ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है उसमें उनको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आई होप कि आप सभी लोग घर पे खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।